नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग 8 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग थ्योरी प्लस MCQs क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, और MCQs में क्या देखेंगे, जो उसके पहले दिन करंट अफेयर्स हुआ था उसका टोटल 20 क्वेश्चन का MCQs करेंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है आज का। देखिए यहाँ पे क्या है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 5 न्यायाधीश शपथ लेंगे। देखिए, एक आदेश के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 5 न्यायाधीश शपथ लेंगे, जिससे कुल न्यायाधीशों की संख्या 83 हो जाएगी। नवनियुक्त न्यायाधीशों में प्रमोद कुमार श्रीवास्तव 2, संतोष राय, जफीर अहमद, अब्दुल शाहिद और तेज प्रताप तिवारी ये सब शामिल हैं। उन्हें मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय कक्ष में शपथ दिलाई जाएगी और न्यायाधीशों के स्वीकृति पद जो 160 रखा गया है। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि नेक्रोपॉलिटिक्स किसे जीने की अनुमति है और किसे मरने की। देखिए, इसे कैमरून के विद्वान अचिल एम्बेम्बे ने गढ़ा था। यह मिशेल फूको के जैव राजनीति के विचार पर आधारित है, जो संस्थाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के माध्यम से जीवन का प्रबंधन करता है। यह मृत्यु के शासन पर केंद्रित है और यह उजागर करता है कि कैसे कुछ खास आबादी जैसे कि शरणार्थी, गरीब, नस्लीय समूह और समलैंगिक समुदाय को व्यवस्थित रूप दिया जाता है या फिर निशाना बनाया जाता है। उसके बाद अगला क्या है कि गिलियोमा से जूझते हुए अभिनेत्री केली मैक का 33 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए, द वॉकिंग डेड और 911 में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर केली मैक का 33 वर्ष की आयु में निधन हो गया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के गिलियोमा से जूझने के बाद वह अपने गृह नगर सिनसिनाटी में चल बसी। उन्हें द एलिफेंट गार्डन में अपनी पहली भूमिका के लिए टिशू स्कूल ऑफ द आर्ट्स से अभिनय पुरस्कार मिला और इस फिल्म ने 2008 में ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में स्टूडेंट विजनरी अवार्ड भी जीता था। अगला क्या है कि उत्तरकाशी में खीर गंगा नदी पर बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। देखिए, अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी खीर गंगा में बादल फटने की घटना घटी है। इससे उत्तराखंड के उत्तराधिकारी जिले के एक ऊंचाई पर स्थित गांव धराली में अचानक बाढ़ आ गई है। बादल फटने को एक छोटे से क्षेत्र लगभग 10 वर्ग किलोमीटर में 1 घंटे में 100 mm से अधिक की अत्यधिक तीव्र वर्षा के रूप में परिभाषित किया गया जाता है। और ये जो घटनाएं हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों विशेषकर हिमालय में आम है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि मेरठ राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति पर जागरूकता सत्र आयोजित। देखिए, राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना जो है पर एक जागरूकता सत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया गया। यह जो योजना है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2008 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह जो योजना है केवल सरकारी सहायता प्राप्त स्कूली छात्रों पर लागू है। इसके बाद अगला क्या है कि हथकरघा क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट पर पुस्तक का विमोचन। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्बन फुटप्रिंट असेसमेंट इन द इंडियन हैंडलूम सेक्टर मेथड्स एंड केस स्टडीज नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह जो पुस्तक है भारत के पारंपरिक हथकरघा उद्योग में स्थिरता को बढ़ावा देती है। यह निम्न के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित है: हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय, कपड़ा मंत्रालय, वस्त्र एवं रेशा अभियांत्रिकी विभाग, IIT दिल्ली। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु 26वें स्थान पर रहा। देखिए, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स में बेंगलुरु ने 26वां स्थान हासिल किया और भारत का शीर्ष AI केंद्र बन गया। काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा जारी 2025 AICT इंडेक्स में बेंगलुरु को AI अनुसंधान एवं विकास और डेटा केंद्रों के लिए एक तेजी से बढ़ते वैश्विक केंद्र के रूप में नामित किया गया है। बेंगलुरु अपने AI स्टार्टअप्स और नवाचार पारिस्थितिक तंत्र के कारण बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आकर्षित कर रहा है। उसके बाद अगला क्या है कि दिल्ली में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी शुरू, कलाकृतियों की बिक्री में तेजी। देखिए, ललित कला अकादमी के द्वारा 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में 11 अप्रैल 2014 को किया गया। पहली बार पुरस्कार विजेता कलाकृतियां बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी, जिससे कलाकारों को सशक्त बनाया जाएगा और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
दृश्य कला में उत्कृष्टता के लिए 20 कलाकारों को प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा ने मर्चेंट शिपिंग विधेयक पारित किया है। देखिए मर्चेंट शिपिंग संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। यह विधेयक जो है मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 में व्यापक बदलाव लाने और इसे वैश्विक समुद्री सम्मेलनों के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है, जैसे मारपोल के समुद्री प्रदूषण, मलबा हटाने संबंधी सम्मेलन और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद अगला क्या कि IITs ने जिला स्तरीय जोखिमों का आकलन करने के लिए बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया। IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने शोधकर्ताओं ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया है। उसके बाद जान लीजिए कि ये जो है जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक यानी कि DFSI एक डेटा आधारित उपकरण है जिसे भारत के प्रमुख आपदा प्रबंधन इकाई जिला स्तर पर बाढ़ की गंभीरता का आकलन और वर्गीकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। उद्देश्य इसका क्या है तो बाढ़ प्रबंधन जिलों की पहचान करना और बाढ़ शमन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए संसाधन आवंटन का मार्गदर्शन करना है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि भारत रूस ने औद्योगिक तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। भारत और रूस ने आधुनिकीकरण एवं औद्योगिक सहयोग पर भारत रूस कार्य समूह के 11वें सत्र के दौरान अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत आयोजित किया गया। उसके बाद अगला क्या है कि जन धन और UPI द्वारा संचालित RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक 67 तक बढ़ गया। देखिए RBI का जो वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है वो मार्च 2024 से 64.2 से बढ़कर 2025 में 67.0 हो गया, जो 2021 में इसके लॉन्च होने के बाद से 24.3% की वृद्धि दर्शाता है। यह जो सूचकांक है बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को मापता है। 2025 की जो वृद्धि डिजिटल अवसंरचना और वित्तीय साक्षरता अभियानों के द्वारा संचालित उपयोग और गुणवत्ता में वृद्धि को दर्शाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद में निकेल, तांबा और PGE भंडार मिला। देखिए छत्तीसगढ़ के महासमुंद में निकेल, तांबा और प्लेटिनम समूह तत्वों का एक महत्वपूर्ण भंडार खोजा गया है। यह जो खोज है वो डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड को दिए गए 30 वर्ग किलोमीटर के ब्लॉक में की गई है। उसके जान लीजिए यह जो है ना डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड को एक संयुक्त लाइसेंस प्राप्त हुआ है जिससे अन्वेषण और खनन दोनों की अनुमति मिलती है, और यह जो खोज है वो भारत की सामरिक खनिज सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया गया। देखिए यह देखते हुए कि प्रक्रिया का जो पूर्णतः है वो ईमानदारी से पालन किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया गया जिसमें नकदी खोज विवाद में उन्हें कदाचार का दोषी ठहराते हुए आंतरिक जांच रिपोर्ट को अमान्य करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति AG मसीह के पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा का जो आचरण है वो विश्वास पैदा नहीं करता है और उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्या कि राज्यों को अर्थव्यवस्था सुधार कर संरचनात्मक दरारों को पाटना होगा। देखिए क्रिसिल की एक हालिया रिपोर्ट में भारत के 18 सबसे बड़े राज्यों, ठीक है, जिसमें से GSDP का जो 90% हिस्सा कवर करने वाले राज्य हैं के लिए वित्त वर्ष 26 में 7 से 9% की राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो वित्त वर्ष 25 की 6.6% से थोड़ा अधिक होने का अनुमान है। यह एक सीमा तक स्थिरता का संकेत देता है जिसमें सुदृढ़ GST संग्रह और शराब पर उत्पाद शुल्क से राजस्व 40 रुपये ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि सतह के नीचे बढ़ते कर्ज के बोझ जैसी चिंताओं का जनक वास्तविकता छिपी हुई है। उसके बाद क्या है कि नीतीश कुमार ने बिहार में शिक्षकों के लिए अंतर जिला स्थानांतरण को आसान बनाया है। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों के लिए राहत की घोषणा की है। शिक्षक अब अंतर जिला हस्तांतरण के लिए 3 जिले चुन सकते हैं और उनकी पसंदीदा जिलों के आधार पर पोस्टिंग तय की जाएगी। यह कदम शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है और शिक्षा विभाग को हस्तांतरण संबंधी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अब जिलों के भीतर शिक्षकों का हस्तांतरण कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि अन्नू रानी ने पोलैंड मीट में 62.59 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। देखिए अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और यह जो स्पर्धा वो अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मनियाक मेमोरियल में आयोजित की गई थी। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ 62.59 मीटर भाला फेंका। एडा तुग सूज, ठीक है, जो कि तुर्की के हैं, 58.36 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक भी जीता है। उसके बाद जान लीजिए कि जो लियाना डेविडसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, 58.24 मीटर भाला फेंक कर कांस्य पदक जीते हैं। तो यहाँ पे तीसरा स्थान हासिल किया है, ठीक है, इतना मिनट में। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है कि संसद ने समुद्री माल ढुलाई विधेयक 2025 पारित कर दिया है। तो संसद ने समुद्री माल ढुलाई विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। लोकसभा की मंजूरी के बाद राज्यसभा ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दिया है और इसने भारतीय समुद्री माल ढुलाई अधिनियम जो है 1925 का यह स्थान लिया है। यह जो विधेयक है वो समुद्री व्यापार में अधिकारों, दायित्वों, जिम्मेदारियों और उन्मुक्तियों को परिभाषित करता है और केंद्र सरकार को नियमों और अनुसूचित सूचियों में संशोधन करने का भी अधिकार है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि राष्ट्रपति मुर्मू ने 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का नेतृत्व किया। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की अध्यक्षता कर रही है। यह कार्यक्रम जो है वस्त्र मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसमें संत कबीर पुरस्कार में 3.5 यानी कि 3.5 लाख रुपए का, यानी कि देखिए संत कबीर पुरस्कार में 3.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार में 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है इसमें, ठीक है। और यह जो पुरस्कार है वो क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्कृष्ट बुनकरों को सम्मानित करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि प्रधानमंत्री मोदी ने MS स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन का उद्घाटन किया। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और इसमें MS स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान के द्वारा आयोजित किया गया है और इसके आयोजन में कृषि मंत्रालय, ICAR और NAAS ने सहयोग किया है। इसका विषय क्या रखा गया है तो देखिए सदाबहार क्रांति और जैविक सुख का मार्ग। यह जो है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी का प्रतीक भी है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि पहली बार UPI दैनिक लेन देन जो 700 मिलियन के पार हो गया। देखिए 2 अगस्त 2025 तक UPI से प्रतिदिन 70.7 करोड़ लेन देन दर्ज किए गए हैं। अगस्त 2023 में UPI से प्रतिदिन 35 करोड़ लेन देन हुए हैं। अगस्त 2024 तक यह जो बढ़कर 50 करोड़ प्रतिदिन हो गया था। और NPCI के आंकड़े 2 वर्षों में इस वृद्धि की पुष्टि करते हैं, हालांकि विकास की गति धीमी रही है। इसमें सरकार का जो लक्ष्य है अगले वर्ष तक प्राप्ति 100 करोड़ UPI लेन देन तक पहुंचाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि BSNL NRL ने रिफाइनरी में भारत का पहला 5G CNPN लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। देखिए BSNL और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी कि NRL ने गुवाहाटी में CPSC के उद्योग 4.0 कार्यशाला के दौरान एक कार्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जो कार्यक्रम है वित्त मंत्रालय के द्वारा CPSE में उद्योग 4.0 को अपनाने का बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। यह जो समझौता है वो ज्ञापन रिफाइनरी क्षेत्र में भारत के पहले 5G एक्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क की स्थापना को सक्षम बनाता है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि भारत ने चीन में होने वाले 2025 विश्व खेलों के लिए 17 सदस्य टीमें भेजी है। देखिए विश्व खेल 2025 जो कि 12वां संस्करण होगा इस बार, इसमें देखिए 17 सदस्य भारतीय टीम स्पर्धा कर रही है। यह जो आयोजन है वो चीन के चेंगदू में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। विश्व खेल 1981 से हर 4 साल में ये आयोजित किए जाते हैं। भारत पहले संस्करण यानी कि 1981 से ही इन खेलों में भाग ले रहा है और भारत ने अब तक 5 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। एकमात्र स्वर्ण पदक आदित्य मेहता ने बिलियर्ड्स में 2013 में जीता था। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि उत्तर प्रदेश में एक महिला में दुर्लभ लीवर बेस्ड एक्टोपिक गर्भाशय का निदान किया गया। देखिए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक 30 वर्षीय महिला के लीवर में 12 सप्ताह का भ्रूण था। इस स्थिति को हेपेटिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, जिसकी पुष्टि MRI स्कैन से हुई है। यह सभी एक्टोपिक गर्भधारण के केवल 0.03% मामलों में ही होता है। एक्टोपिक गर्भधारण तब होता है जब एक निषेचित अंडा जो है वो गर्भाशय के बाहर फैलोपियन ट्यूब में प्रत्यारोपित हो जाता है और इस दुर्लभ प्रकार में भ्रूण लीवर से जुड़ जाता है इसमें, ठीक है। चलिए अब इसके पहले दिन हुए करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन का MCQ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत ने सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने के लिए 2025 के लिए नामांकित किया है।
सारनाथ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्या है कि अगस्त 2025 में भारत और फिलीपींस के द्विपक्षीय संबंधों को किस नए स्तर तक बढ़ाया गया है? तो देखिए रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया को मोगामी श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट की आपूर्ति कर रहा है? तो ये जापान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि डैश ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। ताकि भारत न्यूजीलैंड रक्षा सामरिक वार्ता पहली बार कहां पर आयोजित की गई थी? तो देखिए नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति में अधिवास नीति को मंजूरी दी है। टियर 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नई अधिवास नीति के तहत किसे प्राथमिकता मिलेगी? तो बिहार के निवासी जिन्होंने मैट्रिक और इंटर बीएसईबी से पास किया उनको मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने वलगवन बंदरगाह को मुंबई नागपुर ईवे से जोड़ने वाले 104 किलोमीटर की माल ढुलाई गलियारे को मंजूरी दी है। यह गलियारा किस एजेंसी के द्वारा बनाया जाएगा? तो देखिए MSRDC के द्वारा बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि उच्च शिक्षा तक लड़कियों की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए देश ने निजुता मोइना 2.0 शुरू किया है। तो असम राज्य ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के क्षय रोग पोषण अध्ययन ने वैश्विक WHO दिशा निर्देशों को आकार देने में मदद की है। पोषण आधारित क्षय रोग अध्ययन किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो देखिए झारखंड राज्य में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो सायुक गांव में किया जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि अगस्त 2025 की MPC बैठक के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है? तो 5.5% है। अगला क्या है कि SAP ने लॉजिस्टिक्स कौशल विकास के लिए किस भारतीय विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय ने की है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 पैन अमेरिकन कप में पुरुष और महिला दोनों हॉकी खिताब किस देश ने जीते हैं? तो अर्जेंटीना ने जीते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के अगले मुख्य सचिव तो ये प्रत्यय अमृत को किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि IIT मद्रास में शुरू किए गए भारतीय सेना के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो अग्निशोध नाम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में शुरू की गई पशु शिकार विरोधी पहल का नाम क्या है? देखिए ये क्या नाम है? तो राइसोटॉप प्रोजेक्ट नाम है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नागालैंड के जेलियांग रिजर्व में एशियाई विशाल कछुए को फिर से लाया गया है। एशियाई विशाल कछुए को किस उपनाम से जाना जाता है? देखिए वन का छोटा हाथी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रूस ने मिसाइलों को लेकर अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच INF संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। INF संधि का क्या अर्थ है? तो देखिए मध्यम परास की परमाणु शक्तियां ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि परीक्षा पे चर्चा ने 3.53 करोड़ पंजीकरण के साथ गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। परीक्षा पे चर्चा पहली बार कब शुरू की गई थी? 2018 में शुरू की गई थी। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।